हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट 5 गेस क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस से सवाल पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो उसमें एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है उसमें जो है 4 क्वेश्चन आता है 2 नंबर वाला, बाकी 1 क्वेश्चन लॉन्ग वाला रहता है। तो मैं इस वीडियो में 5 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो जो 5 सवाल है वो शॉर्ट वाला क्वेश्चन है, मतलब आपको कम से कम 50 से 60 शब्द में इसका आंसर देना है। ओके, जैसे सवाल पूछा जाए वैसे आपको आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपको कितना सवाल याद है। सवाल नहीं याद है तो नोट कर लेना, याद करना, काम ही आने वाला एग्जाम में। ओके, ये है सब्सक्राइब वाला बटन। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और ऑल पर प्रेस करके इन्फॉर्मेशन ऑन कर लेना, ताकि मेरी वीडियो जब भी अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन मिलेगा। और ये है इस मेरे से कांटेक्ट करने का आईडी, जो कि डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सबसे पहला सवाल आपके पास हाजिर है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो अगर आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो, अच्छा नंबर लाना चाहते हो, तो जितना सारा एनसीईआरटी वाला सवाल है कम से कम उसको तो याद करना है। तो मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी वाला सवाल है, और अक्सर एग्जाम में एनसीईआरटी वाला ही सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी वाला सवाल ज्यादा आता है। सबसे पहला सवाल देखते हैं, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। एनसीईआरटी का सवाल है, तो मैं इसको समझाता हूं, बाकी आप इसको नोट करना कॉपी पर, और इसी तरीके से आपको बोल बोल करके याद करना है, ठीक है ना। तो पहले समझिए, सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। देखिए, सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र का अगर मूल मंत्र क्या है, सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता ही सारी शक्तियों का स्रोत एवं उपभोग करने वाली होती है। लोकतंत्र में जो जनता होती है ना, जनता ही जो सारी शक्तियों का स्रोत होता है और उपभोग करने वाली ही होती है। सारी शक्तियों जनता पे ही किया जाता है और जनता के लिए ही शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। लोकतंत्र में समाज के विभिन्न समूहों, यानी कि समाज में जितने अलग अलग प्रकार के समाज में जो लोग रह रहे हैं एवं विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है ना। लोकतंत्र में ही विभिन्न सामाजिक समूह के हितों एवं जरूरतों का सम्मान कर उनके बीच मतभेद तथा टकरावों को दूर किया जाता है तथा देश प्रगति के पथ पर सदा अग्रसर रहता है। तो सत्ता में साझेदारी अगर नहीं होगा, मतलब ये हुआ कि अगर एक राजनीतिक दल है और उसमें अगर किसी का सत्ता बन रहा, तो उसमें हर जाति हर धर्म के लोग को उसका विधायक या एमएलए या एमएलसी बनाना होता है। क्या है कि अपना जाति को कंट्रोल करेगा, अपना धर्म को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। अगर सत्ता में साझेदारी नहीं करेगा तो समझ में आ रहा ना कि समाज में जो भेदभाव जो हो रहा है, जो टकराव हो रहा, इसको दूर करने का काम कौन करेगा। तो अगर साझेदारी होगा, जिस समाज में भेदभाव हो रहा, 2 समाज के बीच अगर भेदभाव हो रहा, तो अगर दोनों समाज के बीच बड़े बड़े जो नेता होते हैं तो वो चाहे तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं रहेगा तो टकराव ज़्यादा होगा, भेदभाव ज़्यादा होगा। इसलिए भेदभाव ना हो, टकराव ना हो, इसीलिए जो है साझेदारी जरूरी होता है, और इस प्रकार देश को आगे ले जाने में मदद करता है। तो समझ गया सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, यानी कि कोई भी पार्टी है उस पार्टी में हर एरिया के लोग होना जरूरी है। ओके, तो हमारा ये आंसर हो गया। अब इसका मैं इंग्लिश का एक दिखा देता हूं। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो। ओके, आगे सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना मैं सवाल बता रहा हूं सब एनसीईआरटी वाला सवाल है, कोई इधर उधर का सवाल नहीं है, ठीक है ना। सूचना के अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या था, क्यों सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया, यानी कि आरटीआई जो राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में लाया गया था, है ना। आपको पता है 2005 में राजस्थान में शुरू हुआ था। क्यों लाया गया हमको ये बताना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, सूचना के अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य यानी कि मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, यानी कि समझ रहे ना, नागरिकों को एक पावरफुल नागरिक बनाना, कि हम भी हैं यहाँ के नागरिक, हमारे खिलाफ कुछ होगा तो हम भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ओके, तो नागरिकों को सशक्त बनाना। सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता, यानी कि जो गवर्नमेंट जो काम होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। मतलब ये हुआ कि सही सही काम होना चाहिए, कोई मतलब जैसे कि फॉर्जरी वाला काम होता ना, फॉर्जरी नहीं होना चाहिए, एकदम सही सही काम होना चाहिए। पारदर्शिता मतलब ये हुआ एकदम ईमानदारी पूर्वक, ठीक है ना। जो सार्वजनिक यानी कि जो सरकारी, आप तो जानते हैं सरकारी क्षेत्र में कैसा कैसा काम घोटाला होता रहता है, तो इसमें घोटाला ना हो, ठीक है ना। इसके लिए और जवाबदेही को बढ़ावा देना, मतलब जवाबदेही। अब बताओ यार, कोई बोर्ड अगर एग्जाम लेती है, अगर आपका रिजल्ट सही नहीं देती तो आप क्या करते हैं, आरटीआई करते हो। क्यों, क्योंकि आपके पास ये अधिकार है ना। तो जो बोर्ड एग्जाम लेती है वो भी एकदम सतर्क रहती है,
पूरा एकदम क्या बोलते हैं स्ट्रिक्ट रहती है, ताकि किसी प्रकार कोई गड़बड़ ना हो। ये क्यों है? क्योंकि हमारे देश में सूचना के अधिकार आंदोलन, सूचना के अधिकार जो है RTI लागू है। ओके, भ्रष्टाचार को रोकना, अगर भ्रष्टाचार को रोकना है तो भी RTI कर सकते हैं, है ना। हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए काम करना है, हमारे लोकतंत्र में वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए काम करना, मतलब अगर पूरा मिला के बोला जाए तो हमारे लोकतंत्र में, जितने सारे लोकतंत्र में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं या दल है, जो भी है, वो सारा काम किसके लिए करेगा? लोगों के लिए करेगा। अगर लोगों से थोड़ा सा भी भेदभाव हुआ तो वो RTI कर सकता है, थोड़ा सा भ्रष्टाचार हुआ तो RTI कर सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए RTI को लागू किया गया, इस आंदोलन को चलाया गया था और इसको फिर लागू किया गया था 2005 में राजस्थान से, ठीक है। समझ में आ गया ना क्यों RTI जरूर लागू किया गया? क्या उद्देश्य था? उद्देश्य ये था कि नागरिकों को सशक्त बनाना, पावरफुल बनाना, पारदर्शिता से काम होना, जवाबदेही को बढ़ावा देना, ताकि जवाबदेही बन सके, है ना, भ्रष्टाचार रोक सके। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है कि हम जो लोकतंत्र में जो भी है ना, जो सार्वजनिक स्तर है, जो भी नेता है, जो भी सरकार है, वो जो है लोगों के लिए काम करेगी। ओके, तो अब यहाँ पे जो इंग्लिश वाले हैं नोट कर लेना इसको। आगे सवाल है, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है? देखिए, भारत में जो है जातिगत असमानताएं, आपको पता है भारत में जातिगत असमानताएं बहुत प्रकार होती है ना। स्पष्ट करना है तो स्पष्ट करने के लिए कम से कम इतना लिखना पड़ेगा। अब देखिए, भारतीय संविधान जो है, भारत का जो संविधान है, लिंग यानी कि पुरुष है कि महिला है, जन्म स्थान कि तुम बिहार में पैदा हुआ कि तुम बिहार में पैदा हुआ कि महाराष्ट्र में पैदा हुआ, या बंगाल में पैदा हुआ या बिहार में पैदा हुआ, ठीक है। जाति, तुम कौन जात का हो, है ना, जैसे बोलते हैं ना यादव है, मुस्लिम में भी जाति होता है, अंसारी है, खान है, इस तरह से कोई जाति। धर्म, हिंदू मुस्लिम जो भी है, आदि के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। कौन? संविधान बोलता है कि किसी प्रकार का लिंग, जन्म स्थान, चाहे वो कहीं कोई भी लिंग हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे कहीं के रहने वाला, मतलब भारत का हो, भारत कहीं के भी कोई भी राज्य के रहने वाला हो, या कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, सबके लिए बराबर का अधिकार देता है। कौन? भारतीय संविधान। इसी उद्देश्य से अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, ठीक है ना, छुआछूत। जैसे आपने पढ़ा ना, भीमराव अंबेडकर के समय जो चलता था छुआछूत, है ना, उन्होंने खत्म किया इसको। तो इसी उद्देश्य से अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, परंतु आज भी कई जातिगत असमानताएं देखने को मिलती है। अस्पृश्यता को अंत तो कर दिया गया है ना, खत्म तो कर दिया गया, लेकिन अभी भी देखने को मिलती है। जैसे अस्पृश्यता का पूरी तरह अंत नहीं हुआ, अभी भी अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत अभी भी कुछ ना कुछ हर बहुत जगह बाकी देखने को मिलता है। जाति का आधार जन्म हो गया, बिल्कुल, जो आदमी जिस जाति में पैदा हुआ उसी को मान लिया गया, ये इस जाति का है। मानते कि नहीं मानते? तो ये भेदभाव दिमाग में घुस जाता है। ऊंच नीच का भेदभाव बना हुआ अभी भी जानते हैं, अरे तुम ऊंचा है, तुम ये बेटा MLA का बेटा, यार ये गरीब किसान का बेटा है। तो ऐसे अभी तक मन में ख्याल आते हैं, लोगों ऐसे सोचते भी हैं। जाति को राजनीतिक रूप भी दे दिया गया, हाँ, कि इस जाति के लिए यादव है तो यादव के लिए यादव से खड़ा होगा MLA, है ना, कोई इधर है तो इधर से खड़ा होगा, मतलब जाति के आधार पे हो रहा है ना। टिकट का बंटवारा आज भी जाति के आधार पे होता है, जो MLA MLC होता है, तो जो विधायक होता है उसको टिकट आज भी जाति के आधार पे मिलता है। तो ये असमानताएं अभी भी जारी है। क्या भारत में अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है? जाति के आधार पर राजनीतिक हो रहा, जाति के आधार पर टिकट मिल रहा, ऊंच नीच हो रहा, जन्म के आधार पर भेदभाव हो रहा, है ना। तो ये अभी भी जारी है। इतनी सारी बातों का आपको लिखना है समझ करके। ओके, इतनी सारी बातों तो आपको यूं ही फटाफट बोल देना है यार, कुछ भी तो नहीं इसमें है ना। ये आपका सामाजिक मामला है, इसको रटने की जरूरत नहीं, समाज के बारे में सोचिए आप और फिर इसको लिख डालिए। इंग्लिश वाले इसको नोट कर लेना, और मैं समझा भी रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से, सामाजिक टाइप का मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बोल के समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं ये जानना है। ये सवाल नहीं बोला जा रहा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने के लिए क्या शर्तें हैं, शर्त रहेगा तो शर्त लिखना पड़ेगा, लेकिन राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं किसको, इसका डिफिनेशन आपको जानना है। वैसे राजनीतिक दल जिसका, सॉरी यार गलती लिखा, जिसका अस्तित्व पूरे देश में होता है, यानी कि जिसका प्रभाव पूरे देश में होता है, ठीक है ना, यानी कि पूरे देश में वो शासन कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है ना, यानी कि लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। इसके अब जब लड़ेगा, जब जीत जाएगा, तो कार्यक्रम एवं नीतियां राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। जो राजनीतिक दल होता है ना, जो जिस राजनीतिक दल का सरकार बनती है, तो उसका जो काम होता है और जो नीति बनती है, जो नियम बनता है, पूरा नेशनल लेवल पे होता है, और इसकी इकाइयां राज्य स्तर पर भी होती है, यानी कि उसका प्रभाव
राज्य स्तर पर यानी कि स्टेट गवर्नमेंट पे भी होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है कि नहीं। जैसे आप यूं ही एग्जांपल देख लो, हमारे पीएम साहब है यानी कि बीजेपी, ये एक नेशनल पार्टी है जो कि अभी सरकार बनाई हुई है भारत में। तो अब इसका काम जो है नेशनल स्तर पे भी चल रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे भी चल रहा, और हर जितना 28 स्टेट है ना, उन सभी स्टेटों पर भी वो उन सभी स्टेट का जो मालिक है, जो शासन कर रहा है अलग अलग स्टेट में, उन शासन करने वाला शासक जो है उस इसी का जिम्मेदार है ना। यानी कि जो सेंट्रल में जो सरकार है वो इससे हिसाब किताब लेती है, पूछताछ करती है कि क्या हो रहा बिहार में, या तो बंगाल में क्या हो रहा, यूपी में कैसा है, मतलब उसके लिए जिम्मेदार वो भी है, ठीक है ना। कि जो विशेष जो अधिकार दिया गया है ना, दोनों को बंटवारा किया गया है, वो दोनों में है। तो जो सेंट्रल होता है, आपको पता है सेंट्रल, तो सेंट्रल तरीके से सोचेगा, स्तर पे भी काम आएगा, राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे भी काम करेगा, और राज्य लेवल पे भी उसका प्रभाव होता है, इकाइयां होता है। तो ऐसे पार्टी को हम राजनीतिक दल कहेंगे। ओके, इनके शर्तें अलग है, राजनीतिक दल बनाने के अलग शर्तें हैं, वो सवाल अलग बनता है कि राजनीतिक दल बनने के लिए क्या शर्तें, तो अलग लिखना पड़ेगा। फिलहाल अब मुझसे सवाल पूछा जा रहा है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, व्हाट ए नेशनल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, तो इसको लिख देना है। और आखिरी सवाल पढ़ते हैं, दल बदल कानून क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया, मेरे ख्याल से आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं तो याद तो कर लीजिए भाई, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में दल बदल कानून संशोधन कानून बनाया गया। आपको पता है एक सवाल ऑब्जेक्टिव बनता है ना कि दल बदल कानून कौन करता है, विधायक और सांसद, ये दोनों करता है ना। जो विधायक होता है यानी कि जो एमएलए होता है, और जो सांसद होता है ना, एमएलए और एमपी जो होता है, एमएलए हो गया विधायक और एमपी हो गया सांसद, इन दोनों का काम ही दल बदल करना। अभी कभी बीजेपी में तो कभी कांग्रेस घुस जाएगा, कभी यहाँ है तो कभी उसमें घुस जाएगा। ये सब कौन करता है, विधायक करेगा या तो सांसद करेगा। अब देखो, इसी के लिए अगर ऐसे कानून नहीं बनाता तो पता बहुत गड़बड़ होता है, इसलिए कानून बना दिया गया। क्या कानून बनाया गया, इस कानून के तहत कोई भी विधायक या सांसद किसी दल के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होते हैं। अगर कोई विधायक है, उसको कोई पोस्ट मिल गया है ना, कोई पोस्ट किसी दल के प्रतिनिधि के रूप में किसी को मिल गया, रेल मंत्री, ठीक है ना, रेल मंत्री बन गया कोई, या कोई शिक्षा मंत्री बन गया, यदि उसके बाद अगर वो प्रतिनिधि अपने निर्वाचन वाले दल को छोड़कर नए दल में जाना चाहता है, अब वो चाहता है कि हम उस पार्टी में चल जाए, है ना, उस दल में चल जाए, तो उसे अपनी सीट गंवानी पड़ेगी। यानी कि जहां से वो जीता है ना, जैसे मान लीजिए कोई आदमी, कोई विधायक जो है, कोई एमएलए है, इस क्षेत्र से जीता है, तो अगर ये बंदा सोचेगा कि हम बीजेपी में चले जाएं, तो इसको यहाँ से जो सीटें जीती है ये सीट खाली हो जाएगा, यानी कि यहाँ से इसके लिए कोई प्रभाव नहीं रहेगा। भले इसमें चला जाएगा, इसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, मतलब बढ़ेगी क्या, इसमें चला जाएगा तो इसमें जो रहेगा तो घट जाएगा। समझ में आ रहा ना। जैसे दो पार्टी है, ठीक है ना, जैसे कि भारतीय नेशनल कांग्रेस INC और बीजेपी, ठीक है ना, इसकी अभी सरकार मानी बनी हुई है। एक सीट मान ली कि एक सीट इसमें ज़्यादा है, इसमें एक सीट ज़्यादा है, इसमें एक सीट कम है। अगर एक बंदा यहाँ से उठ के यहाँ चलाता है तो ये जो उठ के आएगा ना यहाँ पे, तो उसकी सीट खत्म हो जाएगी, यहाँ नहीं, उसको सीट नहीं मिलेगा, बस खाली जानेगा कि हाँ हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आ गए। लेकिन इसमें तो एक सीट घट गई ना, तो बस घटेगी तो इसकी सरकार बन जाती है। तो इसी तरह होता है। तो अगर कोई भी निर्वाचित का बोला अपने निर्वाचन वाले दल को छोड़कर दूसरे दल में जाना चाहता तो अपनी सीट गंवानी पड़ेगी, यानी कि जो जिस एरिया से जीता हुआ है उसको छोड़ना पड़ेगा। यह दल बदल कानून भारतीय राजनीतिक दल में स्पष्ट भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानून उभर कर सामने आया। अगर ऐसा नहीं होता तो जिसको मर्जी उसमें चल जाता, वहां भी उसको सीट तो रहवे करता, वहां से भी आपको मिलता, सैलरी पेंशन जो भी मिलना था मिलता, है ना, वहां से भी उसको दबाव बना रहता कि हम यहाँ का पार्टी है, पार्टी यही, यहाँ के नेता तो यही के नेता रहेंगे, लेकिन हम कभी इस दल में कभी उस दल में, तो ये भ्रष्टाचार ज़्यादा होता ना, है ना जी। इसीलिए तो एक दल से दूसरे दल जाने के लिए बंदे को सोचना पड़ता है, तो क्योंकि उसको पार्टी मतलब अपना सीट गंवाना पड़ता है ना, और अब उसके लिए बहुत सारा उसको पैसा वगैरह मिलता है। तो ये है इंग्लिश वाला भाई। तो मैंने इतना आपको अच्छे तरीके से समझा दिया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि दल बदल कानून किस लिए जरूरी है, दल बदल कानून करता कौन है, और जो कानून बना है वो कानून किस लिए बना है, तो अच्छा है कि नहीं है। आप देख रहे हैं बहुत अच्छा कानून है, ऐसा होना भी बहुत जरूरी है, इससे भ्रष्टाचार पे भी रोक लग सकता है, ठीक है ना। तो फिलहाल मेरे इस वीडियो में 5 क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लेना। ओके, एनसीईआरटी के सवाल है, और एनसीईआरटी के सवाल बहुत ही सुपर सवाल होता है, ठीक है ना। ओके, वीडियो क्लास करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा कांटेक्ट करने का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। इसका PDF आपको मिलेगा
वेबसाइट पे। वेबसाइट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वेबसाइट का लिंक, ठीक है, या तो गूगल में आप सर्च कर सकते हो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन ऑफिशियल, ठीक है। AA ऑनलाइन सॉल्यूशन ऑफिशियल में जाओगे, वहाँ पे PDF का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे जाना है, सबसे नीचे में आपको डेट वाइज PDF मिलेगा, ठीक है ना, वहाँ पे जाके PDF डाउनलोड कर लेना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।